अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडीज़ पोर्टल A1 CS स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था PRC 5 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। चैप्टर का नाम था नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, हम नेचर को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पहले लेसन के अंदर, पहली क्लास के अंदर नेचर के वाले से कुछ गुफ्तगू की कि बिजनेस क्या होता है, और फिर हम लास्ट टाइम जिस टॉपिक के ऊपर थे कंपनीज विजन एंड कंपनीज मिशन। राइट जी। तो मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये असाइनमेंट दी थी कि आप इसकी खुद रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर खुद इसको एक्सपीरियंस करें। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे जाके किसी भी कंपनी की वेबसाइट हो सकती है जो कंपनी आपको पसंद हो, ठीक है, या जिस कंपनी का नाम आपको पता है, ठीक है, आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने उसके विजन और उसकी मिशन को देखना है। ठीक है जी। आप किसी भी वेबसाइट पर जब जाएंगे ना तो उन्होंने अपना कंपनी का विजन और अपना मिशन लिखा हुआ होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनीज विजन और कंपनी मिशन होता क्या है जी। कंपनीज विजन ये चीज होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके बारे में कंपनी ये बताती है कि हम खुद को फ्यूचर के अंदर कहाँ देखना चाहते हैं। ठीक है, हमारे प्लान्स क्या हैं। कोई भी इंसान है, बीइंग अ ह्यूमन बॉडी, तो हर इंसान के कुछ ख्वाब होते हैं। ठीक है, कोई शख्स है वो कहता है जी मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मैंने इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। ठीक है, तो इसी तरीके से कंपनीज के भी कुछ ख्वाब होते हैं। कोई भी बिजनेसमैन है वो बिजनेस कर रहा है, उसके भी कुछ ख्वाब होंगे। ठीक है, उसका भी एक विजन होगा, एक मंजिल होगी। और जिस कंपनी का कोई विजन नहीं होता, हम कहते हैं ना जिस शख्स की जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता उसकी जिंदगी किस काम की। ठीक है, तो कंपनी का भी विजन होता है, कंपनी का भी मिशन होता है। और जिस कंपनी का विजन और मिशन नहीं होता, यकीन जानिए वो कंपनी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कंपनी मिशन की। ये कंपनी मिशन के अंदर क्या होता है? मिशन जो होता है ये प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर करता है। ठीक है, कि कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। राइट जी। अभी हम स्टार्ट करते हैं जी द रेलेवेंस द मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, मिशन स्टेटमेंट कैन हैव सेवरल डिफरेंट पर्पसेस। तो जो मिशन स्टेटमेंट होती है इसके कुछ मकासद भी होते हैं, बहुत से मकासद हो सकते हैं मिशन स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहला मकसद टू प्रोवाइड अ बेसिक्स फॉर कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजंस। ठीक है जी, सबसे पहले तो इसका ये मकसद हो सकता है कि ये जो कंपनी के अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजंस होते हैं उसकी बेसिक्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजंस। ठीक है, डिसीजंस तो कहते हैं फैसलों को, फैसले। प्लानिंग जारी बात है, जब आपने कोई भी डिसीजन लेना है तो आप उसकी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग भी समझ आ गया। अभी आप ये सोचो कि ये स्ट्रेटेजिक से क्या मुराद है, ये स्ट्रेटेजिक हमें थोड़ा सा समझाएं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजंस। ठीक है, एक बात याद रखें बच्चों कि जहां पे स्ट्रेटेजिक का वर्ड यूज होता है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक, इससे मुराद हमेशा टॉप मैनेजमेंट होती है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की होती है। ठीक है, अब जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं तो ये टॉप मैनेजमेंट में आती है चीज़। हम ये कहते हैं कि ये CEOs हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये सुपरवाइजर्स हैं, ये फाइनेंस मैनेजर हैं। ठीक है, और देखें आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जिस शख्स से मुलाकात हो रही है, मे बी वो वहाँ का कोई एम्प्लॉय हो, फर्स्ट लाइन मैनेजर हो, या वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का कोई शख्स हो। देखिए ना, एक अदारे के अंदर क्या होता है कि कुछ लोग काम करते हैं, फिर उससे ऊपर कुछ लोग होते हैं जो उनकी सुपरविजन करते हैं, फिर उससे भी ऊपर कुछ लोग होते हैं जो उनको हेड करते हैं। ठीक है, फिर कंपनीज के अंदर मिसाल के तौर पे एक पूरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो एक ऐसा शख्स होगा जो कि उस पूरे डिपार्टमेंट को हेड कर रहा होगा। तो इसी तरह ही होता है स्ट्रेटेजिक, यानी टॉप मैनेजमेंट की जो प्लानिंग होती है उसको हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो जब एक टॉप मैनेजमेंट अपनी प्लानिंग करती है एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो मिशन स्टेटमेंट होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजंस के अंदर बेसिक्स प्रोवाइड करती है। क्लियर? आगे चलते हैं। टू असिस्ट विथ ट्रांसलेटिंग ब्रॉड इंटेंशंस एंड पर्पसेस इनटू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, विथ ट्रांसलेटिंग ब्रॉड इंटेंशन। देखें ये जो मिशन स्टेटमेंट होती है ये अपने अंदर एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट्स रखती है। ठीक है, तो ये कंपनीज के बारे में बता रही होती है कि हम क्यों इस सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, हम ऐसा क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर
लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर रही होती है, लोगों को अपने बारे में बता रही होती है, अपने गोल्स को समझा रही होती है। एंड पर्पस इज इनटू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है मकासद। ये कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है? कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव का ये मतलब होता है, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हम कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के मकासद के लिए उनकी हेल्प करता है ताकि कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सही तरीके से बनाए जा सकें। इसके बाद जनाब आगे, टू प्रोवाइड अ कॉमन पर्पसेस फॉर ऑल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद जो लोग काम करते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, उनको एक कॉमन पर्पस प्रोवाइड करना। फोर्थ वन, टू इंस्पायर एम्प्लॉइज। देखिए, ये रिकमेंड किया जाता है कि आपकी मिशन स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि वहाँ पर रहने वाले एम्प्लॉइज होते हैं, जो वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों को इंस्पायर करे, वो लोग उस स्टेटमेंट से इंस्पायर हों। ठीक है, इसके बाद टू एस्टैब्लिश गोल्स एंड एथिक्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फिर मिशन स्टेटमेंट का एक मकसद ये भी हो सकता है, इसकी मदद से गोल्स को एस्टैब्लिश किया जाए। इसकी रोशनी के अंदर गोल्स को, एक गोल होता है ना इंसान का, हर इंसान की लाइफ के अंदर कुछ गोल्स होते हैं। इसी तरह कंपनीज के भी कुछ गोल्स होते हैं, उसके गोल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। एंड एथिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एथिक्स कहते हैं अखलाकियात को। ठीक है, भी क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इसकी तमीज़ के साथ बिजनेस करना। ठीक है, हर बिजनेस की, हर कारोबार की कुछ सोशल एथिक्स भी होती हैं, बिजनेस एथिक्स होती हैं कि किस तरीके से हमने काम करना है। मिसाल के तौर पे आपके एग्जांपल देता हूँ एथिक्स के हवाले से। देखिए, कंपनी ने अपना एक सेटअप बनाया, एक सेटअप लगाया जहाँ पे कंपनी की प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, तैयार हो रही हैं। अब कंपनी का यूनिट ऐसे इलाके के अंदर है, आबादी के अंदर है मिसाल के तौर पे, ठीक है, और उसकी प्रोडक्शन से जो धुआं निकल रहा है बाहर, वो पूरी आबादी को मुतासर कर रहा है। और इसी तरीके से जब कोई प्रोडक्शन हो रही है और जितने फासद मादे निकल रहे हैं, जितने टॉक्सिक गैसेस निकल रही हैं, ठीक है, तो लिहाजा आपकी बिजनेस एथिक्स है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है उस इलाके के अंदर कोशिश करें कि जहाँ पर आबादी रहती है अपना प्रोडक्शन का यूनिट इंस्टॉल ना करें, उसे थोड़ा सा हट कर करें, ताकि आपके इस अमल की वजह से सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो मिशन स्टेटमेंट का एक पर्पस ये भी हो सकता है कि वो क्या करें, एक अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें और ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स एंड द पब्लिक इन जनरल। अच्छा, स्टेक होल्डर्स में कौन कौन से लोग आते हैं? स्टेक होल्डर्स में कंपनी के कस्टमर्स हो गए, बैंक्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब के सब लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, किसी न किसी शक्ल के अंदर कंपनी के अंदर अपना इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, और इसी तरह जनरल पब्लिक हो गई। इसके बाद जनाब मिशन स्टेटमेंट वर्सेस विजन स्टेटमेंट। अब इन दोनों का हम थोड़ा सा कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि मिशन स्टेटमेंट वर्सेस विजन स्टेटमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, इन चीज़ों को आपने बहुत तवज्जो से गौर से समझना है। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। When considering a mission statement versus a vision statement, a key aspect to remember, ये याद रखिए कि is the current versus future context, कि जब हम मिशन स्टेटमेंट या विजन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम फ्यूचर और जो करंट सिचुएशन होती है उसको हम देख रहे होते हैं। ठीक है, विजन का जो तल्लक होता है ये फ्यूचर के साथ होता है कि फ्यूचर के अंदर खुद को कहाँ देखना चाहते हैं हम लोग। मिशन स्टेटमेंट का जो रिलेशन होता है ये करंट सिचुएशन के साथ होता है। ठीक है, इन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया हुआ बिकॉज ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि मिशन स्टेटमेंट का ताल्लुक किस चीज़ के साथ होता है। मिशन स्टेटमेंट का ताल्लुक जो है वो ये करंट सिचुएशन के साथ होता है और विजन स्टेटमेंट का ताल्लुक आपका फ्यूचर के साथ होता है। आगे पढ़ते हैं। अ मिशन स्टेटमेंट इज वेयर यू आर। ठीक है, मिशन स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि आप कहाँ पे हैं, मतलब कि कंपनीज इस चीज़ की डिटर्मिनेशन करती हैं। मिशन स्टेटमेंट के जरिए से कंपनीज अपने आप से सवालात करती हैं कि आप कहाँ हैं एंड वाई यू डू इट, आप ये क्यों कर रहे हैं। और जो विजन स्टेटमेंट होती है वो ये बताती है, विजन स्टेटमेंट इज वेयर आर यू गोइंग टू बी, कि आप कहाँ जा रहे हैं, एंड हाउ यू वांट टू गेट देयर। ठीक है, देखिए ना, आपके सामने एक मंजिल है, मैंने कहा इसका तल्लुक फ्यूचर के साथ होता है विजन स्टेटमेंट का। आपके सामने एक मंजिल है कि मैंने फलां चीज को अचीव करना है। मिसाल के तौर पर आपने अगर कहीं का सफर करना हो, जिस जगह का सफर करना हो, तो आप उसी गाड़ी में सवार होंगे ना। ठीक है, आप किसी और इलाके की गाड़ी नहीं पकड़ेंगे, उसी गाड़ी में सवार होंगे। लिहाजा कंपनी की जो मंजिल होती है, कंपनी ने जहाँ पे जाना होता है, अपने आप को जिस लेवल पर ले जाना होता है, तो उसी रास्ते को वो अडॉप्ट करती है। वेयर यू आर गोइंग टू बी एंड हाउ यू वांट टू गेट देयर, और आप जाएंगे कैसे, ये चीज कंपनीज डिटरमिन करती हैं। वाइल देयर मे सीम लाइक
soft topics, it's very important to ensure that the mission and vision of the organization or company leadership is clearly conveyed to the people who need to know it. ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि कंपनी का विजन और कंपनी का मिशन बिल्कुल क्लियरली अपने लोगों के साथ वो कन्वे करें जिनको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जिस तरीके से लोग हैं, मिसाल के तौर पे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, सरमायाकारी की हुई है, अच्छा उनके लिए वो ऐसे लोग हैं जिनको ये जानना ज़रूरी है कि इस कंपनी का मकसद क्या है, इस कंपनी का पर्पस क्या है, इनके गोल्स क्या हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। वो एक ऐसे शख्स हो सकते हैं जो कि कंपनी के स्टेक होल्डर्स भी हैं। इसके अलावा आप बैंक्स पे आ जाएं। एक बिजनेस है, उसको कैपिटल चाहिए, उसको सरमाया चाहिए, मे बी वो बैंक के पास जाएगा, बैंक को ये जाकर कहेगा मुझे कैपिटल की ज़रूरत है तो आप मुझे लोन दें। ठीक है, अब बैंक भी उसका स्टेक होल्डर है। अब बैंक भी इंटरेस्ट रखता है उस कंपनी के बारे में जानने का, कंपनी है क्या, ये कर क्या रही है, इसके गोल्स क्या हैं, इसके मिशन क्या है, इसका विजन क्या है। तो ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन उसको कैसे मिलेगी? कंपनी की मिशन स्टेटमेंट से, उसकी विजन स्टेटमेंट से। ठीक है, और कंपनीज इसी तरह करती हैं कि अपनी वेबसाइट के ऊपर ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, तमाम लोगों को ये जानना ज़रूरी होता है। तो फिर लोग जो है उनकी वेबसाइट पे जाते हैं या कंपनीज जो हैं वो अपना विजन और अपना मिशन शेयर करती हैं। एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज को जानना ज़रूरी होता है जी कि हमारी कंपनीज के अंदर क्या हो रहा है। शेयर होल्डर्स को जानना ज़रूरी होता है कि कंपनी का विजन और मिशन क्या है। और दूसरे स्टेक होल्डर्स कैन बी प्रोवाइडेड विद क्विक आंसर टू हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन व्यूज इटसेल्फ। ठीक है, उनको ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको क्विक आंसर मिल जाए टू हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन व्यूज इटसेल्फ, कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे खुद को देख रही हैं, एंड वेयर इट प्लान्स ऑन बीइंग इन द फ्यूचर, और फ्यूचर के अंदर वो क्या प्लान्स रखती हैं। कन्वेइंग दिस मैसेज टू देम इनटू वेल थॉट आउट स्टेटमेंट्स कैन बी वेरी यूजफुल कम्युनिकेशन एंड द गवर्नेंस टूल। और ये जो मैसेज कन्वे किया जाता है उन तक, ये दो स्टेटमेंट हैं, विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट की सूरत के अंदर, तो कहता है कैन बी वेरी यूजफुल कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल एक यूजफुल कम्युनिकेशन है, एंड गवर्नेंस टूल, एक गवर्नेंस टूल के इस्तेमाल होती है, मतलब उसको कंट्रोल करने के हवाले से। अल्टीमेटली द मिशन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द पर्पस, वैल्यू एंड एक्शन। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो मिशन स्टेटमेंट होती है ये रिफ्लेक्ट करती है उसके पर्पस को, उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या हैं और एक्शन के बारे में बताती है। इन एनी बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस, the goals and objectives should clearly support the organization's mission statement। very important line। कहता है किसी भी किस्म के बिजनेस के अंदर गोल्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स, मकासद, गोल और उसके मकासद हमेशा से ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट को क्लियरली सपोर्ट करते हों। ऐसा ना हो कि मिशन स्टेटमेंट कुछ कह रही है और कंपनी के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में तजाद नहीं होना चाहिए। दोबारा सुनिएगा, goals and objectives should clearly support the organization's mission statement। goals and objectives, ठीक है, ये clearly support करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट के साथ। राइट, आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे एक कंपनी की मिशन स्टेटमेंट है, आइए हम उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। ट्विटर, हम लोग जो ट्विटर की ऐप इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर अपना मिशन स्टेटमेंट ये देता है। ट्विटर बेसिकली कंपनी है। ट्विटर मिशन स्टेटमेंट हैज 3 पार्ट्स सच एज अ पर्पस, वैल्यू एंड एक्शन। ठीक है, सबसे पहले मिशन, गिव एवरीवन द पावर टू क्रिएट एंड शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली विदाउट बैरियर्स। देखें जी, जो ट्विटर कंपनी है उसका एक मिशन है, उसका मिशन ये है कि हर शख्स को पावर देना, हर शख्स को इख्तियार देना कि वो क्या करे, वो क्रिएट करे एंड शेयर आइडियाज, अपने आइडियाज को शेयर करे, एंड इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करे इंस्टेंटली, फौरी तौर पर, विदाउट बैरियर्स, बगैर किसी मुश्किल के। ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं ट्विटर के अंदर, अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। ठीक है, हर इंसान को एक पावर मिल गई, हर इंसान अपने आइडियाज शेयर करता है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है जो वो करना चाहता है इंस्टेंटली विदाउट एनी बैरियर्स। ठीक है, ये उनका एक मिशन है। अच्छा, उनकी वैल्यूज क्या कहती हैं? वी बिलीव इन फ्री एक्सप्रेशन एंड थिंक एवरी वॉइस हैज द पावर टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड। देखें, ये इनकी वैल्यूज हैं कि वैल्यूज ये कहती है बिकॉज हर शख्स की एक आवाज़ है और हर शख्स की एक सोच है जो कि पूरी दुनिया के ऊपर अपना इम्पैक्ट रखती है, पावर रखती है। जिनकी वैल्यूज हैं, उनका एक बिलीव है। इसके बाद स्ट्रेटजी क्या होती है? देखें, जब कंपनी का विजन होता है और कंपनी की जो वैल्यूज हैं उनको फुलफिल करने के लिए एक वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। स्ट्रेटजी कहते हैं हिकमत अमली को। स्ट्रेटजी के अंदर है क्या चीज़? स्ट्रेटजी के अंदर अपना रास्ता डिफाइन करते हैं कि जाना कैसे है।
reach and largest daily audience in the world by connecting everyone to their world by via information sharing and distribution platform products and be one of the top revenue generating internet companies in the world. Accordingly, Twitter combines its mission and values to fulfill its goals and objectives through a well defined strategy. तो कहते हैं इसके अकॉर्डिंगली ट्विटर क्या करता है, अपना मिशन और अपनी वैल्यूज इसको फुलफिल करता है इसके गोल्स के साथ और ऑब्जेक्टिव्स के साथ थ्रू अ वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी आपकी वेल डिफाइन होनी चाहिए। इसके बाद अब आगे पढ़ते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। देखें इसके अंदर कंफ्यूज ना होइएगा, गोल्स अलग चीज होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स अलग चीज होते हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स मकासद, ठीक है, ये अखज़ किए जाते हैं गोल्स में से। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये गोल्स में से ड्राइव किए जाते हैं, अखज़ किए जाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। कहते हैं देयर इज some confusion about the meaning of goals and objectives and the terms might be used to mean different things। कहते हैं इसके अंदर हमेशा से एक कंफ्यूजन रहती है कि ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन दोनों चीजें सेम नहीं है, दोनों का मतलब सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। However, it is useful to think of goals and objectives as follows। सबसे पहले goals are aims। क्या होते हैं गोल्स? गोल्स को हम एम्स कहते हैं। गोल्स आर एम्स, हर शख्स के एम्स होते हैं, सिर्फ कंपनीज के भी कुछ एम्स होते हैं। फॉर द एंटिटी, एंटिटी कहते हैं कारोबार को, टू अचीव एक्सप्रेस्ड इन द नैरेटिव टर्म्स। जो गोल्स होते हैं, ठीक है, जो एक एंटिटी अचीव करती है, इसको जो है ना नैरेटिव टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। दे आर ब्रॉड अटेंशन, लेकिन ये अपने अंदर एक ब्रॉड डायमेंशन रखते हैं, एक ब्रॉड चीज रखते हैं अपने अंदर गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, एन एंटिटी माइट हैव अ गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। मिसाल के तौर पे एक एंटिटी है, एक कारोबार है, वो अपना एक गोल सेट करता है। उनका गोल ये होता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है, जो दौलत है, जो पैसा है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, उसके रिटर्न को मैक्सिमाइज करेंगे। ये उनका एक गोल है। और द गोल ऑफ बीइंग द वर्ल्ड लीडिंग बिजनेस एंटिटी इन वन और मोर मार्केट्स। अच्छा, अब आगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है। कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द गोल्स ऑफ एन एंटिटी। मैंने अभी आपको कहा था कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये गोल्स से अखज़ किए जाते हैं, यहाँ पे अभी यही बात कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द गोल्स ऑफ एन एंटिटी एंड द एम्स एक्सप्रेस इन द फॉर्म व्हिच कैन बी मेजर्ड। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिर इसके अंदर कुछ खुसूसियात भी होनी चाहिए, इसको मेजर भी किया जा सकता हो। एंड देयर शुड बी स्पेसिफिक टाइम बाय व्हिच द ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव्ड, ठीक है, इसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी हो ताकि इसको अचीव भी किया जा सके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। ये स्मार्ट ये एक फार्मूला है, आप इसको एक फार्मूले के तौर पर याद रखें, स्मार्ट। जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र होना, ये नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव्स के खसूसियात लिखी हुई हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस फॉर स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए, स्टेटेड क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली होने चाहिए, किसी किस्म की कोई अबहाम नहीं होना चाहिए। इसके बाद एम से मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है, उसकी पैमाइश की जा सके। एग्रीड, तमाम लोग उसको एग्री भी करते हो, ठीक है। इसके बाद रियलिस्टिक होने चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हों जो कि अचीवेबल भी हों, रियलिस्टिक हों, हकायक की पर हों। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट कर दें जो अचीव ही ना हो सकें, तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद टाइम बाउंड, क्लियर एंड स्पेसिफिक टारगेट्स शुड बी सेट फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और उनका टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए। शुड बी सेट फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ताकि उनके ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सकें। इसके बाद आगे चलते हैं। A company might have a goal of maximizing the wealth of its shareholders। अभी हमने बात की, गोल अलग चीज होती है और ऑब्जेक्टिव अलग चीज होती है। ऑब्जेक्टिव अखज़ किया जाता है गोल से। अभी ये जो पहली स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट, ये अभी गोल्स की है और आगे ये हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। कहता है एक कंपनी का ये गोल हो सकता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करें, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ, ठीक है। अच्छा, अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है, इट्स ऑब्जेक्टिव माइट देयरफॉर बी टू डबल द शेयर प्राइस विद इन द नेक्स्ट 10 years। उनका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि साहब आने वाले 10 सालों के अंदर रहते हुए हम अपने शेयर प्राइस को डबल कर देंगे। शेयर प्राइस क्या होती है? पहले तो ये समझा जाए कि शेयर होल्डर्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। देखिए, शेयर होल्डर ये चीज़ होती है, मतलब कोई भी कंपनी है, ठीक है, जब उसने अपना कैपिटल रेज करना होता है, अपना सरमाया बढ़ाना होता है। देखें ना, कोई भी बिजनेस है तो वो तो पैसे से होता है, पैसे के बगैर तो बिजनेस होता ही नहीं है। अब उनके पास दो रिसोर्स होते हैं मेन, या तो वो शेयर इशू करते हैं, ठीक है, या डिबेंचर इशू करते हैं, या वो बैंक्स का सहारा लेते हैं। जब कंपनीज ये करती हैं कि अपने कैपिटल को रेज करने के हवाले से शेयर्स इशू करती हैं, ठीक है, तो जो लोग शेयर्स परचेज करते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं।
शेयर प्राइस से मुराद वो प्राइस होती है जो कि शेयर की प्राइस होती है। अब लेट्स से एक शेयर जो है वो 105 रुपए का है या 110 रुपए का है, तो वो उसकी शेयर की प्राइस होगी, उसकी फेस वैल्यू कहलाएगी या नॉमिनल वैल्यू उसको बोल सकते हो। तो जो लोग कंपनी के शेयर परचेज करते हैं कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। और लॉ ये कहता है कि अगर एक कोई भी शख्स है तो अगर कंपनी का कोई एक शेयर भी परचेज करता है तो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। उन्होंने गोल ये सेट किया था कि हम अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे, अपनी वेल्थ को बढ़ाएंगे, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना, उन्होंने अपना गोल सेट किया। अब गोल को अचीव कैसे किया जाए, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव उनके पर क्या बन गए? ऑब्जेक्टिव जनाब उनकी ये हो गया कि आने वाले 10 सालों के अंदर रहते हुए हम अपनी शेयर प्राइस को डबल कर देंगे। अच्छा, अब कंपनीज करती ये हैं कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो जब कंपनी को इन फॉर्म ऑफ शेयर्स कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं और कंपनी के पास पैसा आ जाता है तो कंपनीज उस पैसे को अपने कारोबार के अंदर लगा देती हैं, यूटिलाइज करती हैं। और अपने कारोबार के अंदर लगाने के बाद कंपनीज को जो प्रॉफिट होता है कंपनीज उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड का जिक्र नहीं है, आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कहीं पे, ठीक है। तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। अब क्योंकि हमने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को, उनकी दौलत को मैक्सिमाइज करना है, तो फिर कंपनी आने वाले 10 सालों के अंदर ये ऑब्जेक्टिव बना लेती हैं कि हमने शेयर प्राइस जो है उसको डबल करना है, क्योंकि बगैर डबल किए उनकी जो वेल्थ है ये मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगी। आगे चलते हैं जी। ऑब्जेक्टिव्स माइट बी एक्सप्रेस्ड एज द हायरार्की ऑफ कॉर्पोरेट एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। देखिए जो मकासद होते हैं क्या ये एक्सप्रेस किए जा सकते हैं एज अ हायरार्की ऑफ कॉर्पोरेट एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। जी, हायरार्की की बात मैंने पहले भी की थी लेसन के स्टार्ट के अंदर कि हायरार्की किस कहते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जिस तरीके से टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर, तो ये एक हायरार्की है, ठीक है। तो कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक हायरार्की है ऑफ कॉर्पोरेट एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। अ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव माइट बी डबल द शेयर प्राइस विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर। यहाँ पे जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जो हमने ऊपर ये वाली एग्जांपल पढ़ी है, यहाँ पे इसके जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये सेट किया मैनेजमेंट ने कि हम आने वाले 10 सालों के अंदर जो शेयर प्राइस है इसको डबल कर देंगे। दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फॉर एन एंटिटी, ठीक है। तो उसको हम एज अ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के तौर पर लेंगे जी। इन ऑर्डर टू अचीव द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव इट इज द नेसेसरी सेट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर की एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है। जब हमने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो ये चीज जरूरी हो जाती है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की बात मैंने पहले भी की थी कि जहां पे स्ट्रेटेजिक वर्ड यूज हो जाता है तो यहां से मुराद टॉप मैनेजमेंट है। टॉप मैनेजमेंट हमेशा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेती है, वही स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है। एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स माइट, इसके कुछ एग्जांपल हैं जी। सबसे पहले एग्जांपल, टू इंक्रीज द एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय 125% इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो वो ये देखती हैं, अब जिस तरीके से हमने ऊपर गोल्स के वाले से बात की थी कि शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ उसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो कैसे मैक्सिमाइज होगी? तो वो ये हो सकता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर जो कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है, ठीक है, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स पे करने के बाद जब एक साल गुजर जाता है तो कंपनी की जो इनकम होती है उसके ऊपर लगता है टैक्स। अब जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि टैक्स के लिहाज से कलेक्शन करती है, ठीक है जी। तो जब पूरी हमारी इनकम हो जाती है एक सालाना इनकम, तो उसके बाद टैक्स चार्ज होता है। तो यहाँ पे कहता है कि जो एनुअल प्रॉफिट हुआ कंपनी को, उसकी टैक्स की डिडक्शन करने के बाद आने वाले 10 सालों के अंदर टू इंक्रीज द एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये एनुअल प्रॉफिट जो है, जो सालाना प्रॉफिट है, टैक्स पे करने के बाद 125% होना चाहिए। इसके बाद टू इंट्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ 3 न्यू प्रोडक्ट्स ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, के आने वाले 10 सालों के अंदर हमने नई 3 प्रोडक्ट्स हर साल इंट्रोड्यूस करवानी है। इसके बाद टू बिकम अ मार्केट लीडर इन 4 मार्केट सेगमेंट्स विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और आने वाले 10 सालों के अंदर हमने क्या करना है? मार्केट लीडर बनना है इन 4 मार्केट सेगमेंट्स। अच्छा, ये मार्केट सेगमेंट क्या होता है? देखिए, सेगमेंट ये चीज होती है जब कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाती है ना, तो वो हर प्रोडक्ट हर शख्स के लिए नहीं होती, ठीक है। कोई प्रोडक्ट बच्चों के लिए होती हैं, कोई प्रोडक्ट्स लेडीज के लिए होती हैं, कोई प्रोडक्ट्स जेंट्स के लिए होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स वो 1.5 उम्र के लोगों के लिए होती हैं। तो इस हवाले से कंपनीज की मार्केट सेगमेंटेशन होती है, ठीक है। कंपनीज मार्केट सेगमेंट्स बनाती हैं अपने, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट फलां शख्स के लिए है, राइट। अच्छा जी, हम जी इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, थोड़ी सी आगे अपने डिस्कशन को लेकर जाते हैं। देखें, अब यहाँ पे कहता है सम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देयर इज अ हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। कहते हैं द मेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव माइट बी आइडेंटिफाइड एज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर विच देयर आर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जी, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं
ये जो है आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं एज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। सक्सेस फैक्टर से ये मुराद है कि ऐसे बहुत से वामिल होते हैं, ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि जिसके ऊपर कंपनीज अमल करती हैं। कंपनी की जो कामयाबी होती है वो इन सक्सेस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप गूगल पे जाइएगा तो लिखिएगा जाके कि कंपनी के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कौन से होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं इस हवाले से कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होते कौन से हैं। फॉर विच देयर आर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और इनको हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है, कि ये किसी भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर करने के लिए ये इंडिकेटर्स के तौर पर अपना काम करते हैं। सक्सेस फैक्टर्स ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंपनी को ज़रूर अपने मद्देनज़र रखनी चाहिए एक बिज़नेस को कामयाब बिजनेस बनाने के हवाले से। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैन देयरफॉर we use to convert an entity mission into specific strategies with strategic targets and achievements within the strategic planning period, ठीक है। ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये कन्वर्ट की जा सकते हैं एंटिटी मिशन के अंदर into the specific strategies, स्ट्रेटजी हिकमत अमलियाँ, एक स्पेसिफिक एंड स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, ठीक है। फिर कुछ टारगेट्स भी मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टारगेट्स भी होते हैं जो वो सेट करती हैं फॉर अचीवमेंट विद द स्पेसिफिक प्लानिंग पीरियड। कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये जितने भी काम होते हैं, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर होते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो की जाती है, जो टॉप मैनेजमेंट करती है, वो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हम अभी कहाँ पे खड़े हैं, हमने कहाँ पे जाना है, क्या क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। अब कहते हैं हु डिसाइड मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये कहता है साहब सारी बात तो ठीक है, लेकिन ये मिशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड कौन करता है। When an entity states its mission statement and statement is issued by the leaders of the entity, किसी भी कारोबार की, किसी भी एंटिटी के जो लीडर्स होते हैं, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल स्ट्रक्चर को लीड कर रहे होते हैं, हेड कर रहे होते हैं, वो ये चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे ये मैनेजर का नाम तो सुनना हुआ है, ये लीडर क्या होता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी एंटिटी को, किसी भी कारोबार को कंट्रोल करता है वो मैनेजर करता है। ये लीडर क्या होता है? देखिए बात ये है कि जो लीडर होता है, लीडर ये मैनेजर से एक स्टेप आगे होता है। हर लीडर मैनेजर तो हो सकता है, लेकिन हर मैनेजर लीडर नहीं हो सकता, ठीक है। लीडर एक ऐसा शख्स होता है जो कि आम टाइपिकल मैनेजर की तरह नहीं सोचता, बल्कि ये मैनेजर से एक स्टेप एडवांस सोचता है, जिसको हम लीडर कहते हैं, ठीक है। और एक अच्छा लीडर जो होता है वो एक कंपनी को उस लेवल पे लेकर जाता है ताकि वो उस मार्केट के अंदर compete कर सकें और उस मार्केट के अंदर कंपेटिटिव एज को हासिल करने में कामयाब हो जाएं। फॉर अ कंपनी दिस इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात हो गई, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहाँ पे जो लिखा हुआ है ये टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली द फॉर्मल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटिटी आर स्टेटेड बाय इट्स लीडर्स। सारे गेम लीडर्स के हाथ में है, लीडर्स ही फॉर्मल तरीके से लिखकर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एक एंटिटी के डिफाइन करते हैं। However, the decisions of a board of directors about the goals and objectives of an entity are influenced by the way in which the company is governed and the expectations of other stakeholders in the company। आप कहते हैं ये जो डिसीजंस जो लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अबाउट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, वो इन्फ्लुएंस्ड कर सकते हैं, असरअंदाज कर सकते हैं बाय द वे, इस तरीके से कि एक कंपनी किस तरीके से गवर्न की जा रही है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। जब वहाँ के जो लोग हैं, कोई भी ऐसे लोग जो कि कंपनी के साथ बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं, वाबस्ते हैं, उनका लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या है, उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी। स्टेक होल्डर्स से मुराद बहुत सारी पार्टियाँ, जिसके अंदर बैंक्स आते हैं, जिसके अंदर कंपनीज के एम्प्लॉयज़ आते हैं, जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं। तो ये तमाम लोग कंपनीज के अंदर अपना इंटरेस्ट लेते हैं, इसको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स। गोल्स की तो बात होगी, लेकिन इफेक्टिव गोल्स किस तरीके से सेट किए जाएं, ठीक है। टेक्निक्स फॉर सेटिंग इफेक्टिव गोल्स इंक्लूड पार्टिसिपेट इन गोल सेटिंग प्रोसेस, ठीक है। अपने एम्प्लॉइज को पार्टिसिपेट करवाया जाए। जब आप गोल्स बना रहे हों, जब आप गोल सेटिंग के प्रोसेस के अंदर हों, तो रिकमेंड किया जाता है कि आप पार्टिसिपेट करवाएं अपने एम्प्लॉइज को। इंश्योर दैट द गोल्स इंक्लूड इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग वर्क। अच्छा, ये फिर ये इंश्योर करना चाहिए कि जो गोल्स हैं इसके अंदर मोटिवेशन आए, वर्क के अंदर मोटिवेशन पैदा हो। ensure there is a system that can provide feedback on the achievement of goals। और ये इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ पे एक सिस्टम मौजूद है जो कि फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है ऑन द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, गोल्स को अचीव करने के हवाले से, ठीक है। तो कहते हैं देखिए आपके पास जब तक एक सिस्टम ही नहीं होगा, आप गोल अचीव होंगे नहीं हो सकते। इसके बाद गोल्स मस्ट बी स्मार्ट। ये वही स्मार्ट, वही वाला फार्मूला है, ठीक है, कि मेजरेबल होने चाहिए, क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, एग्रीड होने चाहिए। और क्या पढ़ा था, याद करें, आर फॉर रियलिस्टिक होने चाहिए, टी फॉर टाइम बाउंड होने चाहिए। अलाइंड पर्सनल एंड कमर्शियल गोल्स।
फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, हर शख्स के कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं और कुछ गोल्स होते हैं कमर्शियल गोल्स होते हैं, उस कंपनी के अपने गोल्स होते हैं। कोशिश करें कि हर वर्कर के पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के कमर्शियल गोल्स के साथ अलाइन करें, उनको आपस में मिलाएं, ठीक है। एंड व्हेन रिकॉर्डिंग गोल्स स्टेट देम इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, और फिर क्या करें कि गोल्स को रिकॉर्ड करें और उसको लिखें पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर, और सेट प्रायोरिटीज, अपनी तरजीहात को सेट करें। अच्छा बताइए कि बात यह कि गोल्स को जब सेट किया जाता है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग। ऐसे गोल्स आपने बना दिए जो कि अचीव ही नहीं हो सकते, तो वहां पे एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर होगा? नतीजा ये निकलेगा, इज द एम्प्लॉय सिंपली गिव्स अप, वो उसको छोड़ देंगे, कोई तवज्जो नहीं देंगे, बिकॉज उनको पता है गोल अचीव होने वाला है ही नहीं। इसके बाद टू इजी, इतना आसान भी ना हो कि वो उसको अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दें, ठीक है, वो उससे ज़्यादा खास इंस्पायर ना हो, ठीक है। गोल्स ऐसे होने चाहिए जो कि एक दरमियाने लेवल के होने चाहिए, ना बहुत आसान ना बहुत ही मुश्किल कि अचीव ही ना हो सकें, ठीक है। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी बड़ी ज़रूरी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंपनी है OTL लिमिटेड, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं जी। The board of OTL Limited, OTL is the currently formulating strategy for achieving its business goals during the next 4 years। अब कहते हैं ये जो बोर्ड है ऑफ OTL Limited का OTL, ये क्या करता है? स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेटिंग करता है, स्ट्रेटजी को बनाता है। किस लिए स्ट्रेटजी बनाता है? फॉर अचीविंग इट्स बिजनेस गोल्स, उससे अपने बिजनेस के कारोबार के गोल्स अचीव करने हैं ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 years, अपने आने वाले 4 सालों के अंदर। द बोर्ड ऑफ OTL should keep the following important matters in perspective while establishing its goals for the next 4 years। अब OTL बोर्ड को ये कुछ चीज़ें, ये कुछ पॉइंट्स जो लिखी हुई हैं, ठीक है, उसको ज़हन में रखना चाहिए जब वो अपने आने वाले 4 years के लिए अपने गोल्स को स्टैब्लिश कर रहे हों। तो सबसे पहले कहते हैं गोल्स शुड बी बेस्ड ऑन द रियलिस्टिक ग्रोथ पैरामीटर्स एंड पोज रीजनेबल चैलेंजेस फॉर द एम्प्लॉइज, ठीक है। ऐसे गोल्स होने चाहिए जो कि रियलिस्टिक हों, हकाइक पर, हकीकत पर मबनी हों। Over ambitious goals and internal external constraint many frustrate the employees, ठीक है। ऐसे गोल्स नहीं होने चाहिए जो ओवर एम्बिशियस गोल्स हों, जो कि ऐसे गोल्स जिसके अंदर अबहाम मौजूद हो, ऐसे गोल्स जो अचीव नहीं किए जा सकते हों, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए फ्रस्ट्रेशन का बायस बन जाए, वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाएं, पूरे ही ना कर सकें। ऑन द अदर हैंड, इफ द गोल्स आर टू इजी टू अचीव, ठीक है, अगर तो गोल्स ऐसे हैं कि जो आसानी से अचीव किए जा सकते हैं, द एम्प्लॉयज़ में अडॉप्ट अ complacent or light back attitude or not put in their best efforts, उसको अंडर एस्टिमेट करना शुरू हो जाएंगे, अपनी बेस्ट एफर्ट नहीं लगाएंगे। नंबर 2, the employees should participate in the goal setting process, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को ये चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें गोल सेटिंग प्रोसेस के अंदर। जब काम है टॉप मैनेजमेंट का, जब टॉप मैनेजमेंट अपने गोल्स को सेट कर रही है तो अपने एम्प्लॉयज़ को बीच में पार्टिसिपेट करवाए, ठीक है। पार्टिसिपेट करने से क्या होगा कि जब लोग अपने सजेशन देंगे, ठीक है, तो इसके अंदर ये फिर जो गोल सेटिंग जो प्रोसेस है इसके अंदर उसको पार्टिसिपेट करवाएं, बिकॉज इनपुट एंड इन्वॉल्वमेंट वुड सेल्फ मोटिवेट देम टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू अचीव द गोल्स, ठीक है। बिकॉज वो उनकी इन्वॉल्वमेंट जब हो जाती है तो वो सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। नंबर 3, द कमर्शियल गोल्स ऑफ OTL शुड बी अलाइंड विद द पर्सनल गोल्स ऑफ द एम्प्लॉइज। OTL should study the types of rewards and incentives which would motivate the employees to put in their best efforts and design the compensation packages to elicit optimum efforts from the employees, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे फिर ये करना चाहिए, जो कमर्शियल गोल्स होते हैं OTL लिमिटेड को ये करना चाहिए कि वो अलाइन करे उनके पर्सनल गोल्स के साथ, एम्प्लॉय के जो पर्सनल गोल्स हैं कमर्शियल गोल्स को अलाइन करे एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल्स के साथ, और फिर वो मुख्तलिफ तरह के रिवार्ड्स, मुख्तलिफ तरह के इंसेंटिव्स को स्टडी करे। देखें ना, फॉर एग्जाम्पल जब एक शख्स किसी कंपनी में काम करता है तो एम्प्लॉयर क्या करता है? उसको बोनस देता है। हम कहते हैं ना कि फलां शख्स कहता है जी कि मुझे कंपनी की तरफ से बोनस मिल गया, मैंने अच्छा काम किया तो मुझे बोनस मिल गया, उसको कंपनी की तरफ से रिवार्ड मिला है, उसको कंपनी की तरफ से इंसेंटिव्स मिले हैं, ठीक है। तो कंपनीज को भी ये चाहिए कंपनी पॉलिसीज को इस तरह से डिजाइन करे ताकि लोगों को एक तो रिवार्ड भी मिले और इंसेंटिव्स भी उनको कुछ नजर आए। इसके बाद आगे, द OTL शुड बी एबल टू जनरेट एडिक्वेट रिसोर्सेज टू मीट द गोल्स एंड आल्सो ensure that the resources are allocated according to the requirements in order to achieve optimal utilization of the available resources। OTL को ये चाहिए कि वो एडिक्वेट रिसोर्सेज को जनरेट करने के काबिल हो, जो कि इसके गोल्स को मीट कर सकें और ये इंश्योर कर सकें कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये इसको इस तरीके से एलोकेट किया गया कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू अचीव दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, राइट। कंपनीज की जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक कि कंपनी के रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं होंगे तब तक कंपनी अपना मिशन, अपना विजन, अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने ख्वाब अचीव नहीं कर सकती। द गोल्स शुड बी फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए, सो दैट एनी न्यू अपॉर्चुनिटीज विच आर नॉट envisaged
in the original goal plan are also recognized and the targeted. गोल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ठीक है। गोल्स के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कंपनी को फ्यूचर के अंदर अगर कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है, ठीक है, तो अपने गोल्स को वो मॉडिफाई कर सके। आगे चलते हैं जी। A performance monitoring system should be implemented to ensure that the performance is in line with the goals or targets and timely corrective measures are taken to rectify any unfavorable variances from the set goals. तो कहते हैं आपके पास एक जनाब पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम इंप्लीमेंट होना चाहिए आपके पास, ताकि आप देख सकें कि जनाब हमने ये जो गोल्स सेट किए, हमने ये जो टारगेट्स सेट किए, हमने ये जो करेक्टिव मेजर्स लिए, ठीक है, ये ठीक है, कंपनी के अंदर जो अनफेवरेबल वेरिएंसेस आ रहे हैं उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं ताकि हमारे गोल्स अचीव हों। हमने जो इतनी मेहनत की, टॉप मैनेजमेंट ने जितना टाइम इन्वेस्ट किया, हमने टाइम लगाया, एफर्ट्स की, ठीक है, कि हमने उस गोल को बनाना है और अचीव करना है, तो आया हमारे पास इतना अच्छा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है भी या नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है फिर कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगली चीज़ आ जाए नंबर 7, अ सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू एनहांस देयर वर्क स्किल्स एंड इंश्योर दैट दे आर फुली कन्वर्सेंट विद द प्रीवेलिंग रेगुलेशंस, ठीक है। फिर इनके पास एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए साहब कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ट्रेनिंग देने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए उस ऐसा सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए जो वहाँ के वर्क को इन्हांस कर सके, उनके पास वर्कर्स के पास स्किल्स आ सकें, ठीक है, वो डेवलप हो सकें ताकि वो एफिशिएंट तरीके से काम कर सकें, गोल्स अचीव कर सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे एक और एग्जांपल है फैंसी अपैरल कंपनी की, तो ये अब खुद पढ़ लें, तो नीचे मजीद भी आगे एग्जांपल्स हैं, क्या, तो ये आप पढ़ लीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बस आपने माइंड में रखना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, विजन क्या होता है, मिशन स्टेटमेंट क्या होती है। अगर मजीद आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हुई तो पूछ लीजिएगा। मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा और अपना जीमेल भी दे दूँगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई इन तमाम चीज़ों के दरमियान फ़र्क करने के हवाले से, गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में क्या फ़र्क है, मिशन और स्टेटमेंट के अंदर क्या फ़र्क है। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।